राइट शेयर्स, पिछली क्लास बोनस शेयर कंप्लीट करवा दिया। अब राइट शेयर्स देख लेते हैं, इसके बाद ये वाला यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो राइट शेयर के बारे में इंट्रोडक्शन दे ही दिया था मैंने। सेक्शन 62(1)(a ऑफ कंपनी एक्ट कहता है कि एक कंपनी अगर उसकी अपनी मर्जी है तो शेयर कैपिटल को बढ़ा सकती है। और कैसे बढ़ा सकती है? शेयर इशू करके। तो शेयर इशू करे, और तो वही बात है कि जो पहले बैठा हुआ है उसको पहले मिले, ऑफर मिल तो कम से कम दो उसे। जो पहले से तुम्हारे साथ है, नई चीज़ लेकर आए हो, पहले उसको दो। ऐसा नॉर्मली होता भी है। तुम किसी दुकानदार से, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर से, किसी से भी जुड़ो अगर, तो तुम रेगुलर कस्टमर हो, उसके पास कोई नया प्रोडक्ट आया है या उसने कुछ नया बनाया है, तो पब्लिकली तो वो उसे बेचने के लिए तो बनाता ही है, लेकिन पहले वो पुराने कस्टमर से पूछता है कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, तुम अगर लेना चाह रहे हो, पहले मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, पुराने कस्टमर हो इसलिए। लेना चाह रहे हो तो बताओ, नहीं लेना चाह रहे हो तो फिर मैं आगे इसे आम जनता के बीच में बेच दूंगा। वैसे तो बेचना ही है। इसी को कहा जाता है राइट, अधिकार। राइट शेयर क्या कहलाएगा? एग्जिस्टिंग शेयर्स, शेयर होल्डर को नए शेयर्स जो इशू किए जा रहे हैं उसके लिए ऑफर देना, और वो अगर उसे ले लेते हैं तो राइट शेयर कहला जाएगा। यहाँ 3 वर्ड सुनने को मिलेंगे: राइट ऑफ वैल्यू, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर, और एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, 3 वैल्यूज हैं ये। इन तीनों मतलब टर्म को एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल देखते हैं ये। यहाँ पर एज्यूम, मान लेते हैं कि एक कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 2,50,000 रुपये। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? पूरा पेडअप कैपिटल, सारा रिजर्व, सारे प्रीमियम सब मिला के उसे नेटवर्थ कहा जाता है। ठीक है, 2.5 लाख रुपए का नेटवर्थ है। 1 लाख शेयर्स आर इशूड, मेकिंग इट राइट इशू ऑफ 1:10। ये भी रेशो के अकॉर्डिंग ही चलता है, जैसा बोनस शेयर चला वैसे ये भी चलता है। 1:10 का मतलब जिसके पास 10 शेयर हैं उसको 1 राइट शेयर दिया जाएगा। तभी तो इसको प्रोपोर्शनेट माना जाएगा है। और प्रोपोर्शनेट अगर वो रहेगा तो अधिकार ना तो बढ़ेगा ना ही कम होगा। वोटिंग राइट जितने थे उतने के उतने ही रहेंगे। तो वही बात है। और 1 न्यू शेयर ऑफ 10 एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹14 पर शेयर। 1000 शेयर इशू किए जा रहे हैं 14 के हिसाब से। 14 रुपये क्यों, 10 रुपये क्यों नहीं? तो 10 रुपये इसलिए नहीं क्योंकि 10 रुपये तो फेस वैल्यू है, और 14 रुपये तो आज के हिसाब से मार्केट वैल्यू चल रही है, यानी कि 4 रुपये प्रीमियम है। ये द एग्जिस्टिंग वर्थ ऑफ टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय द बिजनेस शैल बिकम 2,64,000। अब इस केस में होगा क्या? कंपनी के पास 2.5 लाख का नेटवर्थ तो पहले से ही है। 1000 एक राइट शेयर 14 के हिसाब से इशू कर देंगे तो 14,000 रुपये और कंपनी के पास आ गया। तो अब जो नेटवर्थ है वो 2,64,000 रुपये की हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? तो एग्जिस्टिंग नेटवर्थ 2.5 लाख और फ्रेश इशू 14,000 मिला के 2,64 हो गया। इन दैट केस ये तो नेटवर्थ हुआ ना। इक्विटी शेयर शैल करस्पॉन्डिंगली कमांड अ वैल्यूएशन ऑफ 2,64,000। बिल्कुल उतने का ही हमारा इक्विटी शेयर कहा जाएगा। जो नेटवर्थ बनी अब 264, वो इक्विटी शेयर
के रूप में आ गया। बस अभी इतना अगर समझ में आया तो अब वो 3 वर्डों का मतलब समझ में आ जाएगा। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स आफ्टर फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, नया राइट शेयर इशू कर देने के बाद मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो बच रही है या मार्केट प्राइस जो बचता है उसे कहा जाता है एक्स राइट मार्केट प्राइस। समझ में आ गया? मार्केट प्राइस तो पहले भी था, अभी भी है, पहले कुछ और था, अब कुछ और होगा, फिर राइट शेयर इशू करें जिस वजह से मार्केट प्राइस चेंज हो गया। डन। तो उसे हम एक्स राइट मार्केट प्राइस कहते हैं। थियोरेटिकल एक्स राइट्स प्राइस इज अ डीम्ड वैल्यू, थियोरेटिकली अगर हम देखें एक्स राइट जो है डीम्ड वैल्यू होती है, मानी जाने वाली वैल्यू होती है, विच इज एट्रीब्यूटेड टू अ कंपनीज शेयर इमीडिएटली आफ्टर अ राइट इशू ट्रांजेक्शन अकर। राइट इशू कर देने के बाद कंपनी के जो शेयर्स बने, जो वैल्यू बनी, उस वैल्यू को हम एक्स राइट प्राइस कहेंगे। इशू कर देने के बाद मार्केट प्राइस को एक्स प्राइस। अच्छा, दिस प्राइस इज गोइंग टू प्रिवेल आफ्टर द फर्दर इशू ऑफ शेयर्स इज एग्जीक्यूटेड। शेयर इशू कर देने के बाद ही ये वाला प्राइस आता है, इससे पहले नहीं आता। इससे पहले अब यहाँ पर देखें, नीचे आएंगे थोड़ा सा इसमें, यहाँ इन प्रीवियस एग्जाम्पल में देखें हमारा एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर क्या बना, यानी एक्स प्राइस क्या बनता है, तो 2.5 लाख प्लस फ्रेश इशू, तो 2,64,000 रुपये बन रहा था। और शेयर वहाँ जो शेयर इशू करे हैं 10,000 प्लस 1,000 नया वाला, 10,000 तो पहले से ही रहे होंगे, 1,000 नया भी तो इशू किया है, तो टोटल 11,000 रुपये हो गए, 11,000 शेयर्स हो गए। तो 2,64,000 डिवाइड बाय 11,000, ये है एक्स प्राइस। आंसर आएगा 24। शेयर राइट शेयर इशू कर देने के बाद कंपनी के शेयर्स का एक्स राइट प्राइस हो जाएगा 24 रुपये। एक्स प्राइस समझ में आ गया? ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ें, कम प्राइस देखते हैं, कम राइट शेयर। यहाँ पर दूसरा टर्म आया होगा ना, कहाँ चला गया, यहीं पर था ना। एक्स राइट प्राइस तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कम राइट प्राइस। कम राइट प्राइस का मतलब कि राइट शेयर इशू करने से पहले क्या वैल्यू रही होगी। राइट शेयर जब इशू नहीं किया था तब नेटवर्थ 2.5 लाख की थी है, और टोटल शेयर 10,000 के थे। तो कम राइट प्राइस जो है 25 रुपये आ गया। दोनों बातें समझ में आई? अगर राइट शेयर इशू नहीं करते हैं तो जो शेयर की अपनी राइट वैल्यू है, अधिकारित वैल्यू, वो 25 रुपये है, और राइट शेयर इशू कर देते हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है 24 रुपये। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है वैल्यू ऑफ राइट, जो हमारा तीसरा टर्म था। ये तीसरा टर्म है वैल्यू ऑफ राइट। तो देखो आ रहा है ना, वैल्यू ऑफ राइट इक्वल्स टू कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो सिंपल सी बात है, 25 माइनस 24, वैल्यू बच रही है 1 रुपये, तो हमारा वैल्यू ऑफ राइट हो गया। यानी कि अगर हम उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो उन्हें 1 रुपये का अधिकार दिया जा रहा है, 1 रुपया कम पे खरीद लो। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यानी एक्चुअल में शेयर की प्राइस है 25 रुपये, और खरीदने के बाद अगर राइट शेयर ये लोग खरीद रहे हैं
तो खरीदने के बाद इन लोगों को अधिकार क्या मिल रहा है? 1 रुपये का फायदा, एक तरह से फायदा ही कह लें। और ये होता भी है, कोई एग्जिस्टिंग दुकानदार तुम्हारे पास आया और तुमसे कहता है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, आप पुराने कस्टमर हैं या हमसे ले लो, तो तुमने कहा ठीक है, तो तुम्हें क्या हुआ, जो प्राइस सबके लिए है उससे कम प्राइस में तो देगा और तुम आराम से ले लोगे। बिल्कुल बराबर का ही ओहदा मिल रहा है, लेकिन बाकियों से कम का प्राइस पे मिल रहा है। क्लियर है? तो एक बात ये समझ में आ गई, कम प्राइस, एक्स प्राइस और वैल्यू ऑफ राइट, 3 बातें हो गई। ठीक है, आगे। बस अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा रखा है इसे, और ये एक्सेप्शन से देख लेते हैं। एक्सेप्शंस, किस चीज़ के एक्सेप्शंस? कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछे बिना किसी और को शेयर इशू कर दें। वैसे तो पूछना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे केसेस ये दे रखे हैं जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट बाहर वाले लोगों को दे सकते हो शेयर्स। पहली सिचुएशन, ईसॉप प्लान पढ़ा होगा ना, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर वही शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो ईसॉप प्लान के अंडर में, तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अपने पुराने मेंबर्स से पूछने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, एम्प्लॉयज़ को दे दो। भाई एम्प्लॉयज़ भी तो ज़रूरी हैं, एम्प्लॉयज़ को थोड़ी भूल जाओगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज़ राइट हैंड माना जाता है। एम्प्लॉय ही नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या ही चलेगा। एम्प्लॉय के लिए भी सोचना है। तो अगर एम्प्लॉय को दे रहे हो ईसॉप प्लान के अंडर, तो ऐसे में अपने पुराने मेंबर्स को तुम्हें राइट शेयर्स देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और कौन सा दूसरा कंडीशन है? टू एनी पर्सन आइदर फॉर कैश और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश इफ द प्राइस ऑफ सच शेयर इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर सब्जेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन। कोई अपना जो शेयर है किसी अगले पर्सन को देना चाह रहे हो, दे दो, बदले में वो कैश दे रहा है, चाहे कंसिडरेशन अदर देन कैश है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मेन बात क्या है? डिटर्मिनेशन बाय द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर मतलब गवर्नमेंट ने किसी को बोला है कि जाओ इसकी मतलब वो गवर्नमेंट ने किसी को हमारा वैल्यूअर बना के भेज रखा है। गवर्नमेंट मतलब ये गवर्नमेंट कह रहा हूँ, कोर्ट ने। तो अगर कोर्ट इस बात को कह रहा है तो फिर करना ही पड़ेगा हमें, अपने मेंबर्स को ना शेयर इशू करके किसी दूसरे तीसरे पर्सन को देना पड़ेगा, और जो वैल्यूएशन वो वैल्यूअर देगा उसी वैल्यू पे हमें इशू करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन, तीसरी सिचुएशन, अगर कोई डिवेंचर होल्डर से हमने डिवेंचर लिए हैं, मतलब लोन लिया है, डिवेंचर्स या लोन एंड गिव देयर क्रेडिटर, उधार लिया हमने किसी से, डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर का पैसा ले लिया, बैंक से नहीं या आम जनता से लोन ले लिया, क्रेडिटर्स हैं उनसे हमने उधार सामान खरीदा है, और तो उनके सामने हम एक ऑप्शन रख सकते हैं कि इक्विटी शेयर ले लो हमसे, बदले में पेमेंट के रूप में इक्विटी शेयर ले लो, तो वो ले लेंगे तो ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग मेंबर थोड़ी है हमारे, हमने दे दिया, उन्हें दे सकते हैं। ऐसा हो गया, तीन केस हो गए। चौथा केस देखें, वेयर द लोन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से अगर कंपनी ने लोन ले रखा है और गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट
डायरेक्ट द डिवेंचर्स या लोन टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो फिर ऐसे में गवर्नमेंट खुद इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। ऐसे तुम कंपनी हो, तुमने गवर्नमेंट से लोन ले लिया, नहीं दे रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो या कुछ भी बात ऐसी है, तो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि जो तुम्हारे डिवेंचर्स हैं, जो तुम्हारे लोन हैं, इन्हें इक्विटी में कन्वर्ट करो। तो जिनसे तुमने डिवेंचर का पैसा लिया है, लोन का पैसा लिया है, उन्हें इक्विटी में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे कंपनी के मेंबर बन गए, वो उन्हें शेयर इशू हो गए। हो सकता है गवर्नमेंट भी शेयर ले ले। तो ये सारे वो केस हैं जिन केस में तुम राइट शेयर इशू नहीं करोगे। डन, ठीक है, आगे भी बढ़ते हैं फिर। ये तो ठीक है इसमें। राइट ऑफ रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है अपने राइट वाले अधिकार, मतलब राइट वाले शेयर्स, जिन शेयरों को मुझे खरीदने का अधिकार दिया जा रहा है, उन शेयर्स को खरीदने के लिए मेरे पास जो अधिकार है, मैं उस अधिकार को ही सरेंडर करना चाह रहा हूँ। तो क्या सरेंडर करने का अधिकार शेयर होल्डर को है? बिल्कुल है, उसकी मर्जी है, वो अपना अधिकार किसी और को देना चाहे दे सकता है ना। राइट ऑफ रिनंसिएशन रेफर्स टू द राइट ऑफ द शेयर होल्डर टू सरेंडर हिज राइट टू बाय द सिक्योरिटीज एंड ट्रांसफर सच राइट टू एनी अदर पर्सन। किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, यह है राइट टू रिनंसिएशन। जिस शेयर होल्डर को राइट शेयर खरीदने का अधिकार दिया गया है, उसके पास 3 चॉइस हैं। क्या है? पहला, दे कैन एक्ट ऑन द राइट्स एंड बाय मोर शेयर्स एज पर द पर्टिकुलर्स ऑफ द राइट इशू। वो अपने शेयर्स खुद खरीद सकता है, जैसा उसे बोला जा रहा है, जो अधिकार उसे दिया वो उसे अवेल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अधिकार, उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दे कैन सेल दैम इन द मार्केट, उसे मार्केट में भी जाके बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बेच ले। और तीसरा ऑप्शन, दे कैन पास ऑन टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर राइट्स, अपने अधिकार का फायदा उठाते हुए उन शेयर्स को किसी और तीसरे पर्सन को ट्रांसफर भी कर सकता है, या फिर रिजेक्ट कर सकता है ना। रिजेक्ट द राइट ऑफर। समझ में आ गया? 3 चॉइस हैं। पहला चॉइस कि वो खुद खरीद ले, दूसरा कि मार्केट में जाकर मार्केट प्राइस पे बेच दे, और तीसरा कि उसे पास ऑन कर दे, यानी कि उसे रिजेक्ट मार दे। ये 3 अधिकार भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें सीक्वेंस में लिखनी होंगी कॉपी में, जैसे समझा रहा हूँ उसी तरीके से लिखना है। ये तो एग्जाम्पल है, मैंने तो ऐसे ही एग्जाम्पल लेके समझा दिया। अब यहाँ तो कैलकुलेशन बता रखी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अकाउंटिंग क्या रहेगी? इसकी अकाउंटिंग नॉर्मल है, जैसे कर रहे थे वैसे ही है। पहले रिसीव की एंट्री, तो यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं होता। तो रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हो गया रिसीव। अब यही ड्यू हो जाएगा, तो ड्यू होगा। वैसे ड्यू का तो इसमें क्या ही रखेंगे, इक्विटी शेयर आ ही गया है, तो इसमें कोई कॉल ऑल तो है नहीं कि ड्यू होगा, तो सीधे रिसीव की एंट्री। अच्छा, अगर प्रीमियम के साथ आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सेम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी यही है। क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, 4 हो जाएगा, 5 को देखना है।
ए कंपनी हैविंग 1,00,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एज इट्स इशूड शेयर कैपिटल एंड हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹46। मार्केट वैल्यू 46 रुपये, ध्यान रहना है। इशूज राइट शेयर्स इन द रेशो ऑफ 1:10। तो 1,00,000 शेयर हैं, 1,00,000 शेयर में राइट शेयर कितने बन जाएंगे? 1:10, यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 राइट शेयर्स हो गए एट एन इशू प्राइस ऑफ 31 रुपये। तो ये वाला 46 रुपये इंपॉर्टेंट है या 31 रुपये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हमारे लिए 31 रुपये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट शेयर तो 31 रुपये पे जा रहा है। पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ राइट शेयर्स। तो सिंपल सी बात है, पैसा आएगा 10,000 मल्टीप्लाई 31, 3,10,000 रुपये आएगा, तो वो यहाँ आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये तो 1 ही लाख रहेगा, 10,000 मल्टीप्लाई 10 और 21 रुपये प्रीमियम है ना भैया, तो 21 रुपये यहाँ। क्लियर? तो यही एक कारण था जिस वजह से एग्जाम्पल 5 समझाया मैंने, बाकी एग्जाम्पल 4 खुद से कर लेना, आसान है। लास्ट टॉपिक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ राइट शेयर्स। कुछ तो कारण रहता होगा ना। देखें पहले एडवांटेज को। राइट शेयर इनेबल्स द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू मेंटेन देयर प्रोपोर्शनल होल्डिंग इन द कंपनी। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, कंपनी में पुराने शेयर होल्डर्स का अपना अधिकार मेंटेन्ड रहे, इसी के लिए राइट शेयर इशू किए जाते हैं कि उनके शेयर्स बढ़ भी जाए और प्रोपोर्शन भी उतने का उतना ही रहे। दूसरा, इन वेल फंक्शनिंग capital market, the right issue necessarily leads to dilution in the value of shares. However, the existing shareholders are not affected by it because getting new shares at a discounted value from their cum right value will compensate decrease the value of shares. The cum right value is maintained otherwise also if the existing shareholders renounce their right in favor of the third party. कहता है कि राइट शेयर इशू कर देने से थोड़ा सा मार्केट में डाइल्यूट हो जाता है शेयर की वैल्यू। डाइल्यूट होने का मतलब कम हो जाना है, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के अपने वोटिंग राइट्स बराबर मेंटेन रहते हैं, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। उल्टा हो क्या गया, उनके नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ गए, प्रोपोर्शनेट भी रहा, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहा, बस मार्केट में वैल्यू थोड़ी सी डाइल्यूट हो गई है। कम राइट वैल्यू से डाउन हो जाती है वैल्यू। कम राइट वैल्यू ज़्यादा थी पहले, इशू करने से पहले ज़्यादा थी 25 रुपये, इशू करने के बाद कम हो गया 24 रुपये, लेकिन शेयर होल्डर्स को इससे कोई ज़्यादा नुकसान तो है ही नहीं उनका। हाँ, वो थर्ड पार्टी को भी दे दे तब भी शेयर होल्डर को कोई नुकसान नहीं है। अगली बात, राइट इशू इज अ नेचुरल हेज against the issue expense normally incurred by the company in relation to public issue. पब्लिक इशू के हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट इशू ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन है, जल्दी काम हो जाता है ना इसमें। ऐसा थोड़ी है इसमें टाइम लगेगा, एप्लीकेशन मंगाओ, अलॉटमेंट मंगाओ, ये करो वो करो, ऐसा तो है ही नहीं है ऑप्शन, जल्दी हो जाएगा ना फिर, और फीचर वगैरह के झमेले भी नहीं रहेंगे फिर। चौथा, राइट इशू हैज़ एन इमेज इन्हांसमेंट इफेक्ट एज पब्लिक एंड शेयर होल्डर्स व्यू इट पॉजिटिवली। राइट इशू अगर कोई कंपनी कर रही है तो मार्केट में लोग उसको अच्छी नज़र से देखेंगे कि ये कंपनी राइट इशू कर देती है, शेयर्स देती है अपने शेयर होल्डर को, और ज़्यादा पूछती है, ये समझती है, इमेज बढ़ती है। देन the chance of success of a right issue is better than that of general public issue and is logistically much easier to handle. हाँ, इसके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा है
जनरल इशू करा जाए अगर आम जनता के बीच में, तो वहां पर मिनिमम 90% का क्राइटेरिया है ना, विद इन 75 डेज। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, हैं? खैर, ये तो फायदे हो गए, बाकी डिसएडवांटेज देखें, नुकसान क्या है इसके। द राइट इशू इनवेरिएबली लीड्स टू डाइल्यूशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। ये बात अभी जस्ट आई थी पीछे, मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है शेयर्स की इससे। और दूसरा, द अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ द राइट इशू शुड बी ऑब्जेक्टिवली असेस्ड अगेंस्ट इट्स ट्रू वर्थ टू इंश्योर दैट यू गेट अ बार्गेन्ड डील। राइट इशू का एक अट्रैक्टिव प्राइस रहता है, तो उस पर क्या होता है, शुड बी ऑब्जेक्टिवली असेस्ड अगेंस्ट इट्स ट्रू वर्थ। क्या है कि राइट इशू एक अट्रैक्टिव प्राइस देता है, लेकिन अगर हम इसके ट्रू वर्थ की बात करें तो ये ज़्यादा वर्दी नहीं रह पाता है। मतलब कि अधिकार तो मिल गए, शेयर्स बढ़ गए, लेकिन उससे अधिकार बढ़े नहीं। अधिकार तो उतने के उतने ही हैं, वोटिंग राइट तो सेम ही है। शेयर्स बढ़ने के बावजूद, मतलब और पैसा लगा लेने के बावजूद, तुम्हारे पास वोटिंग राइट्स ज़्यादा मिले ही नहीं, जितने थे उतने ही हैं। बात क्लियर? ठीक है, अब लास्ट बस इसमें रखा हुआ है ये छोटा सा बॉक्स, इफेक्ट ऑफ राइट इशू। जैसे हमने वहाँ इफेक्ट ऑफ बोनस इशू देखा था, ऐसे ही राइट इशू का इफेक्ट क्या है। पहला इफेक्ट, मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनल होल्डिंग इन कंपनी एंड रिटेन देयर फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस राइट्स। पुराने शेयर होल्डर्स को प्रॉपर मेंटेन करके रख देते हैं हम, उनके राइट्स, उनके सब कुछ पहले जैसा ही है, उनके शेयर्स वगैरह भी बढ़ा देते हैं, और गवर्नेंस राइट्स उनके पास जैसे थे वैसे का वैसे ही रह जाते हैं। पहला असर तो ये है, शेयर्स बढ़ जाते हैं उनके, और अधिकार जैसे पहले थे वैसे के वैसे रह जाते हैं। दूसरा इफेक्ट क्या देखने को मिला, वैल्यू ऑफ शेयर्स डाइल्यूट हो गए, कम हो गए। तीसरा, इमेज इन्हांसमेंट मार्केट में इमेज बढ़ गई, अच्छी इमेज बनी। और कन्वीनियंस इन हैंडलिंग इशू, प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आसान हो गया। तो ये है। अब इसमें तुम्हें 3-4 ही बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, वैल्यू ऑफ राइट, जो कि ध्यान रखना है, पीछे बता दिया। उसमें 2 बातें थी, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। दूसरा, राइट शेयर का कैलकुलेशन, और सिंपल सी बात है, जितने शेयर पहले और रेशो है उसे डिवाइड कर देना। तो कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर्स, ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है, वो जो छोटी मोटी थ्योरियां बताई हैं, ये सारी छोटी मोटी थ्योरीज ध्यान रखनी है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इफेक्ट वगैरह। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इफेक्ट ऑफ राइट इशू, इसे ध्यान रखना। और चौथे नंबर पे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इतना और ध्यान रखना है बस। डन। इससे तुम्हारा राइट इशू कंप्लीट हो जाता है। तो इसको अब यहीं समाप्त करें।